साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। कंपटीशन कम्युनिटी के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर एक बार हमेशा की तरह आपका पुनः स्वागत है। आज हम क्या देखेंगे, आज हम आयोग जो पढ़ रहे हैं, आप हमारे साथ यूनिट 10 पढ़ रहे हैं, उसी सीरीज में उसी कड़ी में आज हम देखेंगे राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं खाद्य संरक्षण आयोग। साथियों हम क्रैश कोर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आप जानते हैं कि एग्जाम जल्दी ही होने वाला है, तो हम इसमें एक साथ 2 आयोगों को खत्म करेंगे और फिर इसके बाद हमारी जो क्लासेस होगी वो संविधान के जो प्रीलिम्स में हमारे सिलेबस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम पढ़ना शुरू करते हैं। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं और क्या देखेंगे, राष्ट्रीय हरित एवं खाद्य संरक्षण आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण कैसा आयोग है, आपके मन में सवाल आना चाहिए कि ये एक प्रकार का कैसा आयोग है, संविधानिक आयोग है, संविधिक आयोग है, संवैधानिक आयोग है, ये किस प्रकार का आयोग है। तो ये एक प्रकार का सांविधिक आयोग है। और सांविधिक आयोग क्यों है, क्योंकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2000 जो 10 आया उसकी धारा 3 के तहत इसका क्या हुआ, इसके गठन का प्रावधान किया गया, इसका गठन किया गया। अब इसके गठन की बात करें तो स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में स्थापना हुई राष्ट्रीय हरित अधिकरण की। अब भारत का एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला ये दुनिया का तीसरा देश है। आप याद रखें कि जो न्यायाधिकरण का न्यायालय स्थापित करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में और उसके बाद न्यूजीलैंड में स्थापित हुआ राष्ट्रीय हरित अधिकरण, उसके बाद भारत में। अब हम इसका उद्देश्य देखें कि आखिर ये आयोग गठित हुआ तो इसका उद्देश्य क्या है। तो ये पर्यावरण से संबंधित जो भी मामले हमारे न्यायालय में चल रहे हैं उनको तेजी से निपटान के लिए इसका क्या किया गया, प्रावधान किया गया और इसका गठन किया गया। इसका गठन आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत हुआ और उसमें प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। उसी से संबंधित यह है राष्ट्रीय हरित अधिकरण आयोग। आइए आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य क्या है, मैंने आपको बताया कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटान करने के लिए, उसमें सहायता करने के लिए क्या किया गया, इसका गठन किया गया। इसके मुख्यालय की अगर बात करें तो मुख्यालय इसका दिल्ली में है और इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो 4 क्षेत्रीय अन्य क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और वो कहाँ कहाँ है, तो हम आइए देखते हैं। वो क्रमशः भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। और इसको अगर आपको शॉर्ट में याद करना हो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसका की पॉइंट, तो एक कोड वर्ड भी है इसका, क्या है, भोपू, भोपू कोच, भोपू कोच। भोपू कोच से आप याद रखेंगे, भो से भोपाल, पू से पुणे और को से कोलकाता और चे से कोच से चेन्नई। तो इस प्रकार इसके क्षेत्रीय कार्यालय याद करने की एक साधारण सी ट्रिक भी है, इसको भी आप देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो संरचना एक प्रकार का ये बहुसदस्यीय निकाय है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो आयोग है वो बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेष सदस्यों का प्रावधान किया गया। अब इसमें कितने अध्यक्ष होते हैं, कितने न्यायिक सदस्य, कितने विशेषज्ञ सदस्य, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आइए देखते हैं। अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो सकता है। क्या, इसका अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य। अब हम देखें, कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक एवं विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। कम से कम 10 लोग होंगे और अधिकतम की बात करें तो अधिकतम 20 लोग होंगे इसमें आयोग में, चाहे वो पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य हो या विशेषज्ञ सदस्य हो। अब हम आगे बढ़ें तो देखते हैं हम नियुक्ति। इनकी नियुक्ति करने का काम कौन करता है। नियुक्ति करने का काम केंद्र सरकार करती है। और केंद्र सरकार कैसे नियुक्ति करती है, तो अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार के करने का काम है। न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार एक चयन समिति के द्वारा करती है। अध्यक्ष की नियुक्ति आप जानते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार करती है। और अगर हम न्यायिक एवं विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति की बात करें तो केंद्र सरकार करेगी। और वो कैसे करेगी, तो वो एक समिति की सिफारिश पर, एक चयन समिति की सिफारिश पर करती है इनकी नियुक्ति, चाहे वो न्यायिक सदस्य हो या अन्य विशेषज्ञ सदस्य हो। अब विशेषज्ञ सदस्य हो कौन सकते हैं, विशेषज्ञ सदस्यों की योग्यता के प्रावधान किए गए हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। तो शिक्षा क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव हो, वो किसी प्रकार की मास्टर डिग्री धारित करता हो, वो इसमें नियुक्त हो सकता है विशेषज्ञ। तथा पर्यावरण, वन, जैव प्रौद्योगिकी, वन संरक्षण, इनमें 5 वर्ष का उसका अनुभव हो, कार्यकाल का ज्ञान हो और उसके पास पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। केंद्रीय या राज्य सरकार में एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तरीय संस्था में पर्यावरण से संबंधित मामलों में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव उसका होना चाहिए।
इसी के साथ 15 वर्ष का उसका पर्यावरण से संबंधित प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए। वही इसमें क्या बन सकते हैं, विशेष सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति की जा सकती है। आमंत्रित सदस्य इसमें लाभ का पद धारण नहीं। देखिए, इसमें किसी भी प्रकार का लाभ का पद धारण बाहर नहीं किया जा सकता। जब आप इसमें के लिए नियुक्त किए गए हैं इस पद के लिए, तो आप बाहर किसी भी प्रकार के लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। इसके बारे में बात की गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कार्यकाल। कार्यकाल कितना होता है इनका, तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। चाहे वो अध्यक्ष हों, विशेषज्ञ सदस्य हों, अन्य न्यायिक सदस्य हों, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का, और ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। अगर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है, अगर मान लीजिए उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश नियुक्त हुआ, तो वो अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य में अगर उसकी नियुक्ति की गई, तो वो 70 वर्ष आयु पूर्ण होने पर पद धारण नहीं करेगा। अगर 70 वर्ष की आयु उसने पूर्ण कर ली और वो क्या रहा है, कभी भी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या वर्तमान में अभी पदस्थ है या कि इसके पहले रहा है, मतलब अभी रिटायरमेंट हो गया है, वो अगर इस अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य की नियुक्ति की जाती है, तो वो क्या करेगा, वो 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद पद धारण नहीं करेगा। ऐसा प्रावधान आयोग में किया गया है। आगे, उच्च न्यायालय का अगर मुख्य न्यायाधीश है या रहा है, अगर उच्च न्यायालय का कोई मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में या कभी रहा है, तो वो अगर अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य बनता है, तो वो 67 वर्ष 67 वर्ष आयु के बाद पद धारण नहीं करेगा। ऐसा प्रावधान किया गया है। विशेषज्ञ सदस्य की अगर बात करें, तो ये 65 वर्ष की आयु के बाद, विशेषज्ञ सदस्य जो होते हैं वो 65 वर्ष की आयु के बाद पद धारण नहीं करेंगे। ऐसा आयोग में इनके लिए प्रावधान किया गया है। अब हम आगे देखें, त्यागपत्र की अगर बात आए, अगर इनको त्यागपत्र देना हो, तो अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य किसको, केंद्र सरकार को त्यागपत्र अपना दे सकते हैं। अगर त्यागपत्र देने की आवश्यकता हुई, तो ये किसको, केंद्र सरकार को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अधिकरण के अध्यक्ष की अगर बात करें, तो न्यायिक सदस्य व विशेषज्ञ सदस्य सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद ही हटाए जा सकते हैं। केंद्र सरकार इनको हटा सकती। अगर सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट में ऐसा पाया गया कि हाँ इनको हटाना चाहिए, तो कौन हटा सकता है, तो केंद्र सरकार इनको हटाने का काम कर सकती है। परिस्थितियां क्या होंगी, केंद्र सरकार किन परिस्थितियों बस इनको हटाएगी, तो अगर वो दिवालिया हो गए हों, नैतिक भ्रष्ट हो गए हों, और दिवालिया होने से आशय आप जानते हैं कि ये आर्थिक मामला है। किसी व्यक्ति से, किसी निगम से या किसी संस्था से अगर आर्थिक रूप से आपने रुपए पैसे का लेन देन किया और आप उसको चुका पाने में सक्षम नहीं हैं, और आपको सक्षम न्यायालय ने क्या दिवालिया घोषित कर दिया गया है न्यायालय के द्वारा, तो उस परिस्थिति में किनको, चाहे कोई अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य हो, उनको हटा सकते हैं। कौन, केंद्र सरकार। नैतिक भ्रष्ट हो गया हो, केंद्र सरकार की नज़र में, शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो, जिस पद के लिए, जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है, अगर उसके लिए ये शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हैं, मानसिक रूप से अक्षम हो गए हैं, तो भी इनको केंद्र सरकार हटा सकती। पद का दुरुपयोग किया हो, पद पे रहते हुए इन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया हो, तब भी इनको हटाया जा सकता है। अध्यक्ष पद रिक्त, अध्यक्ष का पद अगर रिक्त होता है, उस परिस्थिति में क्या होगा, केंद्र सरकार क्या करेगी, अन्य किसी न्यायिक सदस्य को तब तक नया अध्यक्ष जब तक पद धारण नहीं करता तब तक के लिए नियुक्त कर सकती है। केंद्र सरकार क्या करेगी कि इनमें से जो अन्य न्यायिक सदस्य हैं, उनमें से किसी एक को क्या करेगी, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर देगी। अगर आकस्मिक किसी परिस्थिति बस क्या हुआ है, अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है, तो और वो तब तक रहेगा पद पर, ऐसा नहीं है कि उसको नियुक्त कर दिया गया तो वो उसके कार्यकाल तक पद पर बना रहेगा, ऐसा नहीं है। जब कोई नया अध्यक्ष आ जाएगा तो उसको वापस वो पद छोड़ना होगा। आइए आगे बढ़ें और देखते हैं शक्तियां और अधिकारी क्षेत्र। शक्तियां और अधिकार क्या क्षेत्र क्या है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण आयोग के, हमारे एनजीटी के। तो पर्यावरण हित के मामलों की सुनवाई, पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकार लागू करना और अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार ये किसके अंतर्गत, तो इसको सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है। और सिविल न्यायालय की शक्ति से आप तात्पर्य जानते हैं, उसका मतलब जानते हैं कि अगर किसी आयोग को, किसी संस्था को सिविल न्यायालय की शक्ति है, तो वो भारत के किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है, उसको पूछताछ के लिए बुला सकता है, वो किसी भी कार्यालय से कोई भी कागजात मंगा के जांच पड़ताल कर सकता है, या वो व्यक्ति, संबंधित व्यक्ति ने जो शपथ
ली है, शपथ का साक्ष्य पेश करने के लिए कह सकता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में सिविल न्यायालय की शक्ति धारित करता है एनजीटी, हमारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण आयोग। सिविल न्यायालय की शक्तियों के बारे में हमने विस्तार से अन्य आयोग जो भी पढ़ते आए हैं उनमें चर्चा करी है। पर्यावरण क्षति के पीड़ितों की क्षतिपूर्ति, पर्यावरणीय क्षति जो हुई है उनके से जो पीड़ित हुए हैं उन पीड़ितों को उसकी क्षतिपूर्ति दिलाना, उसकी क्षतिपूर्ति मिल सके, इसके लिए कार्य करने का, कार्यवाही करने का भी आयोग का कार्य है। दंड देने का अधिकार, जैसे नियम का पालन ना करने पर दंड भी दे सकता है कौन? एनजीटी। एनजीटी दंड देने का भी अधिकार रखता है। निश्चित समयावधि का कारावास जो अधिकतम 3 वर्ष होगा, एक निश्चित समयावधि का कारावास दे सकता है और वो अधिकतम कब तक का होगा? तो अधिकतम 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए क्या कर सकता है? 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान कर सकता है। निश्चित आर्थिक दंड अधिकतम 10 करोड़ का, अधिकतम 10 करोड़ तक आर्थिक दंड लगा सकता है कौन? एनजीटी। कारावास, आर्थिक दंड दोनों चाहे तो दे सकता है। अगर आयोग को लगता है कि इनमें दंड भी होना चाहिए आर्थिक रूप से, और वैसे जेल के भी प्रावधान, कारावास के भी प्रावधान इसमें किए गए हैं। व्यक्ति को क्या करेगा? अधिकतम 10 करोड़, और कंपनी है, अगर कोई निगम है, कोई कंपनी है, तो उसको 25 करोड़ का प्रावधान। मतलब सोचिए इतना बड़ा अमाउंट क्या करेगा? वो जुर्माने के रूप में लगाने का काम आयोग कर सकता है। व्यक्ति होगा तो अधिकतम कितना? 10 करोड़, और कंपनी है तो 25 करोड़ तक का प्रावधान दंड का कर सकता है एनजीटी हमारा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अधिकार के निर्णय विरुद्ध अपील। अगर अधिकरण ने किसी भी प्रकार का क्या किया है, कोई अपना फैसला सुनाया है, तो उसमें अपील कहाँ की जा सकती है और कितने दिनों के भीतर? तो वो अपील सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में, और 90 दिनों के भीतर। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि अगर एनजीटी ने, आयोग ने किसी प्रकार का कोई फैसला दिया है तो क्या उसमें अपील का अधिकार है, वो क्या कहीं अपील की जा सकती है? तो जी हाँ, आपका उत्तर होना चाहिए कि हाँ, अपील की जा सकती है, और इसकी अपील 90 दिनों के भीतर कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। और किन किन, अगर हम बात करें कि किन किन जो हमारा क्या है एनजीटी आयोग है, वो किन किन अधिकरण के तहत, किन किन निर्णयों के तहत, किन किन अधिनियम के तहत सुनवाई करने का काम करता है, तो इनको देख लेते हैं। इनका कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे भी पूछे जाते हैं। आइए हम देखते हैं और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो संबंधित 7 कानूनों के तहत मामलों की सुनवाई करता है कौन? एनजीटी। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनडायरेक्टली ही यहाँ हम पढ़ लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जल संरक्षण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया, तो आप वहाँ बताएंगे कि 1974 में। इसी प्रकार जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपकरण 1977 में। इसी प्रकार वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, और वायु निवारण अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1981 में। इसी प्रकार पर्यावरण 1986, सार्वजनिक देयता 1991, और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। इसके बारे में कई बार आपके एमपीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इन कानूनों के तहत सरकार द्वारा दिए गए निर्णय एनजीटी में चुनौती दी जा सकती है। अधिकरण हमारा इनको लेकर के क्या करता है? अपना फैसला सुनाता है, इन अधिनियम जो आए हैं इन नियमों के तहत, लेकिन इनके बारे में भी चुनौती दी जा सकती है। और केंद्र सरकार आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध, अगर हम बात करें कि इनको आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराने का काम कौन करता है, तो केंद्र सरकार ये तय करती है कि आयोग को संबंधित तकनीक और प्रशासनिक अधिकारी जो भी इनको लगे उसको उपलब्ध कराने का, कर्मचारी उपलब्ध कराने का काम केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार का होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करते हैं एनजीटी के महत्वपूर्ण फैसले। अगर अभी तक हम देखें कि एनजीटी ने कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो एक स्टील कंपनी निर्माता थी, वो क्या हुआ? पॉस्को बनाम उड़ीसा सरकार के समझौते को एनजीटी ने रद्द कर दिया। और एनजीटी ने रद्द क्यों किया? क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित मामला था और एनजीटी को लगा कि ये ठीक नहीं है, इसलिए उसको रद्द कर दिया गया। ये एक बड़ा फैसला था। इसी तरह वर्ष 2012 में क्या हुआ? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में एक सकारात्मक फैसला दिया गया। किसके द्वारा? एनजीटी के द्वारा।
और 2013 में आप जानते हैं कि उत्तराखंड में जब अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड पर जुर्माना लगा दिया था एनजीटी ने, और इसका बहुत बड़ा मामला प्रकाश में आया था। 2015 दिल्ली एनसीआर राजधानी क्षेत्र में क्या हुआ था, 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि इनसे प्रदूषण का भी एक मामला होता है। और उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए एनजीटी ने क्या किया कि पिछले जो 10 वर्ष पुराने हैं डीजल वाहन, उनको चलाने में प्रतिबंध लगा दिया था। इसी तरह 2017 में दिल्ली में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले, जो 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले क्या थे, पॉलीथीन, उनको प्लास्टिक बैग में प्रतिबंध लगा दिया था एनजीटी ने। इस तरह एनजीटी के महत्वपूर्ण फैसले के बारे में हमने चर्चा करी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के बारे में। संक्षिप्त में हम यहाँ एक स्लाइड में चर्चा कर लेते हैं, और आप यकीन रखिए कि ये जो स्लाइड है इसमें क्या होता है कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट में सारे फैक्ट लिखे हुए हैं, और आपको रिवीजन में इसका काफ़ी फायदा मिलता है। आपका जब एग्जाम होने वाला होता है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। आइए हम देखें स्वरूप हमने बात की कि ये सांविधिक एवं न्यायिक निकाय है, क्योंकि ये न्यायिक निर्णय देने का काम भी करता है। और सांविधिक निकाय क्यों है उसके बारे में हमने चर्चा करी कि क्या राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम जो 2010 में आया, उसके सेक्शन 3 के तहत इसका गठन हुआ था, इसका गठन किया गया था। स्थापना 18 अक्टूबर 2010। संरचना की अगर बात करें तो एक अध्यक्ष तथा कम से कम 10 अधिकतम और 10 कम से कम और अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं, और न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य इनमें से होंगे। नियुक्ति की अगर बात करें तो नियुक्ति करने का काम केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार करती है। कार्यकाल 5 वर्ष का। मुख्यालय दिल्ली में होगा इसका, और क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में है और चेन्नई में है। हमने इसके शॉर्टकट के बारे में भी बात की, वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं, भोपू कोच, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं इसको। प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें तो न्यायमूर्ति श्री लोकेश्वर सिंह पंत जी इसके प्रथम एनजीटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो न्यायमूर्ति श्री आदर्श कुमार गोयल जी हैं। साथियों, जब भी हम कोई अध्यक्ष वर्तमान के बारे में बात करते हैं, और चाहे हम वर्तमान सदस्यों के बारे में किसी आयोग में बात करें, तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये एग्जाम देने जाने से पहले आप इनसे अपडेट रहें, क्योंकि इनका कार्यकाल खत्म होने के साथ साथ इनमें बदलाव समय समय पर होता रहता है। तो अगर आप इनसे अपडेट रहेंगे तो आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप सही उत्तर कर पाएंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग। हमारे सिलेबस में क्योंकि खाद्य आयोग के बारे में भी चर्चा की गई है, और हमारे सिलेबस यूनिट 10 जो है उसका अंतिम टॉपिक ही है खाद्य संरक्षण आयोग, उसी के बारे में हम देखेंगे। तो मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन कैसे हुआ, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 आया, और उसके सेक्शन 16 के तहत, धारा 16 के तहत क्या हुआ, गठन हुआ मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का। इस तरह से ये कौन सा एक प्रकार का सांविधिक निकाय है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना 21 जुलाई 2017 को इसकी स्थापना की गई। अब हम अगर संरचना की बात करें कि ये एक बहुसदस्यीय निकाय है, और इसमें एक अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य और एक सदस्य सचिव के रूप में होते हैं। इनमें क्या होगा, 2 महिला अनिवार्य होगी, एक सदस्य एससी का और एक एसटी का होना भी अनिवार्य होगा। महिला, इन चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे 5 अन्य सदस्यों में से हो, चाहे एक सदस्य सचिव हो, इनमें से चाहे पूरे में से ये होना चाहिए कि 2 महिला होना अनिवार्य है, और सदस्य में एक एसटी का और एक एससी जाति से होना भी अनिवार्य कहा गया है। जो सदस्य सचिव होगा वो क्या होगा, राज्य सरकार के अपर सचिव के पद रैंक से निम्न का नहीं होना चाहिए, ऐसी बात आयोग में की गई है। नियुक्ति, पदावधि एवं सेवा शर्तों की अगर बात करें तो इसका निर्धारण क्या राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। और नियुक्ति की अगर प्रक्रिया की बात करें, नियुक्ति कैसे होती है, तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किया जाता है, और जब आवेदन मंगाए जाते हैं तो उनमें क्या होता है, ये बहुत सारे हमारे जो राज्य सरकार हैं उसके विभाग होते हैं, चाहे सामान्य प्रशासन विभाग की बात करें, विधि विभाग, पंचायत ग्रामीण विकास, महिला बाल विकास, उपभोक्ता संरक्षण, इन सब मामलों में क्या होता है,
इनके वरिष्ठतम अधिकारी की समिति द्वारा परीक्षण किया जाता है। इनके अलग अलग पैनल तैयार होते हैं, प्रत्येक पैनल में नाम दिया जाता है और उनमें से जो सिफारिश के द्वारा तय किए जाते हैं उनको क्या किया जाता है, नियुक्ति करने का काम करती है। कौन नियुक्ति करती है? तो राज्य सरकार नियुक्ति करने का काम करती है। अगर हम कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष या 65 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। वेतन भत्ते, सेवा शर्तें राज्य सरकार, और राज्य सरकार जो भी वेतन भत्ते तय करेगी उसमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कब? कार्यकाल के दौरान। त्यागपत्र की अगर बात करें कि ये अपना त्यागपत्र अगर देना चाहे तो किसे दे सकते हैं, तो ये राज्य सरकार को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, त्यागपत्र सौंप सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ें और चर्चा करें कि राज्य सरकार द्वारा हटाने की परिस्थितियां, त्यागपत्र तो ठीक है ये राज्य सरकार को दे देंगे, लेकिन अगर सरकार को ही लगा कि ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं और इनको हटाना चाहिए क्योंकि ये अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उस समय क्या होगा? राज्य सरकार पद से हटा सकती है। लेकिन किन परिस्थितियों में राज्य सरकार हटाएगी उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। ये तो हमेशा से आप देखते आए हैं कि कोई भी आयोग है, 2 चीज आपको कॉमन दिखेगी, एक तो दिवालिया हो जाने पर हटाने की प्रावधान और एक सिविल न्यायालय की शक्ति। हमने जितने भी आयोग पढ़ते आए हैं तो आप एक तरह से दिमाग में ये भी रख सकते हैं कि आपके कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संबंधित आयोग को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है। तो जहां तक अधिकतर जो भी आयोग हमने पढ़ा उसमें सब में यही पढ़ा कि संबंधित आयोग को क्या सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। तो उसी प्रकार किन परिस्थितियों में, तो अगर वो दिवालिया हो जाए, और दिवालिया होने से आशय हमने अभी पढ़ा कि आर्थिक रूप से इसका संबंध है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी निगम, किसी व्यक्ति से या किसी संस्था से आर्थिक रूप से लेता है, पैसे का लेन देन करता है और उसे चुकाने में वो सक्षम नहीं है और उसको किसी सक्षम न्यायालय ने क्या दिवालिया घोषित कर दिया हो, तो उसको क्या करेगी? राज्य सरकार उस पद से हटा सकती है। शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम होने पर, नैतिक भ्रष्ट हो गया हो, अगर राज्य सरकार की नज़र में उसने अपने पद का दुरुपयोग किया हो, अगर उसने वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिए हो, अगर वो अपने पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार का वित्तीय या अन्य लाभ अर्जित किया हो, तो क्या होगा? इनको हटाया जा सकता है। लेकिन इनको हटाने के लिए पहले इनको एक बार सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा, अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। ये ठीक बात है, क्योंकि किसी को भी ऐसे बिना पक्ष रखे हुए हटाना अच्छी बात नहीं है। तो ये इनको अवसर दिया जाएगा कि वो अपनी बात रख सकें, अपनी सफाई पेश कर सकें कि हमने ऐसा भ्रष्टाचार किया है कि नहीं। आइए आगे बढ़ें। आयोग के कार्य के बारे में अगर चर्चा करें कि आयोग का कार्य क्या है, जो हमारा खाद्य आयोग है, खाद्य संरक्षण आयोग है, उसका कार्य क्या है? तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों की मॉनिटरिंग करना, इनमें जो प्रावधान दिए गए हैं उनकी मॉनिटरिंग करना कि क्या काम ठीक से हो रहा है या नहीं। ऐसे ही वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को भेजना, और राज्य सरकार क्या करती है रिपोर्ट का? वो संबंधित राज्य के विधानमंडल में, सदन में रखवाने का काम करती है। शिकायत की स्वप्रेरणा से जांच करने का काम, प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार को सलाह देना, जो आयोग गठित हुआ है उसका प्रभावी क्रियान्वयन हो सके ऐसी सलाह देने का काम, ऐसी सिफारिश करने का काम भी आयोग करता है। किसको? राज्य सरकार को। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करना, आप जानते हैं कि हमारे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत क्या है, गरीबों को राशन की व्यवस्था की जाती है, उनको वितरण का काम किया जाता है। तो वो वितरण सुनिश्चित हो सके बेहतर तरीके से, उसको भी सुनिश्चित करने का काम कौन करता है? तो हमारा खाद्य संरक्षण आयोग, खाद्य सुरक्षा आयोग करता है। इस तरह अगर शक्तियां एवं कार्य की बात करें, शक्तियां वही सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं इसके पास, और प्रशासनिक व तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध कराने का काम कौन करेगा? राज्य सरकार। संबंधित आयोग को अगर किसी भी प्रकार की कर्मचारी की और तकनीकी स्टाफ की आवश्यकता होती है तो उसको उपलब्ध कराने का काम कौन करता है? तो हमारा राज्य सरकार ऐसा करती है। राज्य सरकार क्या करती है कि कोई विधिक आयोग है अगर, तो वो राज्य खाद्य आयोग को उसको काम करने के लिए कह सकती है। बैठक की अगर बात करें तो आयोग के अध्यक्ष द्वारा समय समय पर संबंधित मामलों में चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई जाती है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अंतर्गत क्या क्या है, कैसे ये कितने स्तरीय ये काम है, किस प्रकार की संरचना के तहत ये काम करता है, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो ये कैसे काम करता है? राज्य स्तरीय समिति होती है, जिला स्तर पर जिला स्तरीय समिति होती है, विकास खंड स्तर पर समिति होती है, और उचित मूल्य की दुकान आप जानते हैं
कि हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य के दुकान के द्वारा इनका क्या होता है, कार्य संपन्न कराने का काम आयोग का होता है। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ें, आगे देखें, रिपोर्ट या प्रतिवेदन के बारे में बात करें कि आयोग अपनी रिपोर्ट या प्रतिवेदन किसे देता है, तो रिपोर्ट या प्रतिवेदन आयोग संबंधित राज्य सरकार को देता है और राज्य सरकार विधानमंडल में रखवाती है और विधानमंडल में रखवाती है तो वो ये सुनिश्चित करती है कि अगर आयोग ने किसी प्रकार की सिफारिश की थी कभी साल भर के भीतर, जो सिफारिश आई उनमें से कौन सी सिफारिश, अगर कोई सिफारिश नहीं मानी गई तो उसका कारण क्या रहा, कारण सहित क्या करेगा, इसको रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा संबंधित विधानमंडल में। संयुक्त राज्य खाद्य आयोग की अगर बात करें, ये तो हमने राज्य संरक्षण आयोग, मध्य प्रदेश राज्य संरक्षण आयोग के बारे में बात की। अगर हम संयुक्त राज्य खाद्य आयोग के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की जो आया 2013 में, उसके सेक्शन 19 धारा 19 के तहत उसका गठन किया जा सकता है। मॉनिटरिंग और मूल्यांकन हेतु ऐसा किया जाता है और केंद्र सरकार के अनुमोदन से 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर क्या कर सकते हैं, संयुक्त राज्य किसका, खाद्य सुरक्षा आयोग का गठन कर सकते हैं। ऐसा करने का अधिकार केंद्र सरकार को है, वो अनुमोदन के तहत ऐसा कर सकती है और फिर 2 राज्य आपस में सहमति बना करके इसका गठन कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ FCI के बारे में बात की गई है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिकरण 2006 में लाया गया था। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 5 सितंबर 2008 को इसकी स्थापना की गई। नोडल एजेंसी की अगर बात करें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसके नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार मुख्यालय की अगर बात करें तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है। क्षेत्रीय कार्यालय 7 इसके जो 7 हैं, 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 7 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, गुवाहाटी, ऐसे ही चेन्नई, कोचीन में इसके लगभग 7 क्या हैं, क्षेत्रीय कार्यालय काम कर रहे हैं। अगर हम वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो रिया तेयोतिया इसके अध्यक्ष हैं और 2020 में इनकी इस पद पर नियुक्ति की गई थी। अगर हम CEO की बात करें, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है इस आयोग का, तो अरुण सिंघल जी हैं और ये सितंबर 2020 में नियुक्त किए गए थे। इस पद पर इनको ही नियुक्ति की गई थी। अगर हम इनके कार्य के बारे में देखें कि कौन कौन से कार्य करते हैं तो ये किसके तहत काम करते हैं, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का काम इनका होता है। उसी प्रकार मानव उपभोग के लिए चीज़ों को भंडारण, वितरण तथा उनके उत्पादन में अच्छी प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके, एक सही उत्पादन हो, आयात और बिक्री सुनिश्चित करने का काम भी इसका होता है। किसका, हमारे भारतीय खाद्य सुरक्षा और प्राधिकरण का। इसी प्रकार देश प्रदेश में जिला स्तर पर उत्पादन, बिक्री और उनके मानकों का निर्धारण करने का काम, उनके स्टैंडर्ड का निर्धारण करने का काम किसका है, इसी का है। खुदरा एवं लोक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करने का काम भी करता है। और ये जो हमारा क्या FCI है, ये अन्य जो अधिनियम है, चाहे वो जल से लेकर हो, चाहे अन्य जो अलग प्रकार के कानून हैं, उन सबसे ये शक्तियां प्राप्त करता है। तो साथियों, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने देखा पहले NGT के बारे में, फिर हमने खाद्य सुरक्षा आयोग के बारे में चर्चा करी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रही होगी, लाभदायक साबित हुई होगी। साथियों, यहाँ से हमारा क्या आयोग वाला जो यूनिट है, यूनिट 10, वो MPPSC का ख़त्म होता है। अब हम इसके आगे जो क्लास होगी उसमें इसी के महत्वपूर्ण MCQ के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद आप हमारे साथ संविधान के जो टॉपिक हैं, जो हमारा भारतीय संविधान है, उसका जो MPPSC के प्रारंभिक परीक्षा में सिलेबस है, उसके बारे में हम क्रैश कोर्स के तहत चर्चा करेंगे। तो आप आइए आगे हमसे जुड़िए और इसके MCQ लगाइए। MCQ में हम ये समझते हैं कि आयोग को लेकर के, संस्था को लेकर के कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और फिर इसके बाद हम एक नई ऊर्जा के साथ, एक नया उत्साह के साथ भारतीय संविधान में प्रवेश करेंगे, उसको पढ़ने की प्रक्रिया में हम प्रवेश करेंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहें और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।